This video is about rise of nationalism in Europe. Rise of nationalism in Europe is an event of history. Every event of history has a time and a place. So, rise of nationalism happened in 19th century Europe. राइज ऑफ नेशनलिज्म एक हिस्ट्री की इवेंट है और हिस्ट्री की हर एक इवेंट का एक टाइम और एक जगह होती है. सो राइज ऑफ नेशनलिज्म 19th सेंचुरी यूरोप में हुआ. दिस इज द मैप ऑफ मॉडर्न यूरोप. इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पोजिशन ऑफ यूरोपियन कंट्रीज फॉर द टॉपिक. सो देयर इज बिग country of France in the green in the middle. There is Great Britain to the northwestern yellow color. There is Germany in brown to the northeast. To the northeast is Belgium in orange, and further north is Netherlands in blue. There is Switzerland to the east and Austria further east. There is Italy to the southeast of France, and to the southwest is Spain. ये मॉडर्न यूरोप का मैप है. इस टॉपिक के लिए कंट्रीज की पोजीशन को जान लेना जरूरी है. मैप के मिडिल में बड़ा सा स्टेट है ग्रीन कलर में फ्रांस, और फ्रांस के नॉर्थ वेस्ट में येलो कलर में ग्रेट ब्रिटेन है. नॉर्थ ईस्ट में ब्राउन कलर में जर्मनी है. फ्रांस के नॉर्थ में ऑरेंज कलर में बेल्जियम, और उसके ऊपर ब्लू कलर में नीदरलैंड है. फ्रांस के ईस्ट में स्विट्जरलैंड इन ब्लू कलर, और उसके फर्दर ब्लू वायलेट कलर में ऑस्ट्रिया है. फ्रांस के साउथ ईस्ट में इटली है लाइट पिंक कलर में, और फ्रांस के साउथ वेस्ट के अंदर स्पेन है पिंक कलर के अंदर. दिस इज द मैप ऑफ यूरोप एज इट वाज इन 1812. द पिक्चर इज very different. In the middle there is French Empire in brown color. There is Great Britain in the north west as well. There is Spain in the southwest in green color. There is Austrian Empire in the pink in the east, and there is Kingdom of Norway and Denmark in the pink in the north. But there is no Belgium or Netherlands in the northeast of France. There is no Germany either. There is Kingdom of Prussia and Confederation of Rhine in its place. Austria is too big in the form of Austrian Empire. There is no Greece also in the southeast. In its place is Ottoman Empire. Italy is there, but it is divided into a number of small kingdoms and states. ये यूरोप का मैप है जैसा कि यूरोप 1812 में था. यहाँ पर काफी चेंजेस हैं. पिक्चर पूरी तरह से बदली हुई है. बीच में फ्रेंच एम्पायर है फ्रांस की जगह. नॉर्थ वेस्ट में ग्रेट ब्रिटेन भी है. साउथ वेस्ट में स्पेन भी है, किंगडम ऑफ स्पेन. ईस्ट में पिंक में ऑस्ट्रियन एम्पायर है. नॉर्थ में किंगडम एंड डेनमार्क है, किंगडम ऑफ डेनमार्क है. लेकिन फ्रांस के नॉर्थ ईस्ट में कोई बेल्जियम और नीदरलैंड नहीं है, ना ही जर्मनी है, और उसकी जगह पर किंगडम ऑफ प्रुशिया और कन्फेडरेशन ऑफ राइन है. इटली है फ्रांस के साउथ ईस्ट में, लेकिन ये कई स्टेट्स में डिवाइडेड है. ग्रीस भी नहीं है फ्रांस के साउथ ईस्ट में, और उसकी जगह ऑटोमन एम्पायर है. दिस पीरियड इज नोन फॉर द बिग चेंजेस दैट वर taking place. There were changes in the society, in the government. The old European society was an unequal society. If you remember from your previous class, French society was divided in 3 estates.
of clergy, nobility and commerce. Clergy and nobility enjoyed special privileges based on birth. The government was autocratic monarchy sustained through dynastic succession. ये ओल्ड यूरोपियन सोसाइटी एक अनइक्वल सोसाइटी थी. अगर आपको अपनी पहली क्लास से याद है तो फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड कॉमनर्स. क्लर्जी और नोबिलिटी स्पेशल प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे जो उनकी बर्थ के ऊपर बेस्ड थे. ऑटोक्रेटिक मोनार्की गवर्नमेंट्स थी जिनमें डायनेस्टिक सक्सेशन था, यानी सन के बाद में सन केम आफ्टर फादर, बेटे के बाद में बाप किंग बनता था. बट द न्यू आइडियाज वर टेकिंग प्लेस. People began demanding equality of all and to privileges based on birth. They demanded government by consent through representative democracy and constitution and parliament. In the economic sphere, they demanded right to private property. लेकिन नए आइडियाज इमर्ज हो रहे थे. लोगों ने सभी के लिए इक्वलिटी मांगना शुरू कर दिया था. उन्होंने उन्हें प्रिविलेजेस जो बर्थ के ऊपर बेस्ड थे उनको वो सब खत्म करना चाहते थे. उनका मानना था गवर्नमेंट कंसेंट से होनी चाहिए, लोगों की मर्जी से होनी चाहिए और एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होनी चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट से रन करे. इकोनॉमिक स्फेयर में उन्होंने राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिमांड किया. ऑल दीज न्यू आइडियाज आर कॉल्ड द आइडियाज ऑफ लिबरल नेशनलिज्म. ये सभी आइडियाज को लिबरल नेशनलिज्म का आइडियाज कहा जाता है या लिबरल नेशनल्स का आइडिया कहा जाता है. These kind of changes do not take place on their own. So there were the people behind these changes, and the actors were peasants, workers, and educated middle class that was driving the changes. इस तरह के बदलाव खुद नहीं आते, लोग उनके पीछे होते हैं. तो यहाँ पर peasants, workers और यूरोपियन एजुकेटेड मिडिल क्लास इन चेंजेस को ड्राइव कर रही थी, इन चेंजेस के बदलावों को लाने की कोशिश कर रही थी. Actually, the changes began in the previous century with the French Revolution that took place in 1789. असलियत में चेंजेस पहली सेंचुरी में ही शुरू हो गए थे जब 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया. Rise of nation states in place of multinational dynastic empires was another characteristic feature of this period. ये पीरियड नेशन स्टेट्स के उदय के लिए मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स की जगह पर भी जाना जाता है, यानी मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स के प्लेस पर नेशन स्टेट्स पैदा हुए. द नेशन स्टेट्स दैट फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड वेयर ग्रीस, इटाली, जर्मनी एंड यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन. वो नेशन स्टेट्स जो इस टाइम पे पैदा हुए वो हैं ग्रीस, इटाली, जर्मनी एंड यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन. This is the end of the video. I hope you have found the video useful.